सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एस एजुकेशन। तो आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये फिजिक्स के वीडियो हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो इस बार 2023 फरवरी में जिनका एग्जाम है। तो इसके पहले मैं केमिस्ट्री का वीडियो दे चुका हूं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से ही देख लें। केमिस्ट्री का वीडियो 2 पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो इससे देखने से पहले उसको जाकर अवश्य देख ले एग्जाम से पहले। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो से लाभवंती हो। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लस्क का एसआई मात्रक क्या है। पहले ही क्वेश्चन, एक ही नंबर वाला क्वेश्चन भी आई है। ये एग्जाम में एक बार नहीं 10-10 बार रिपीट कर चुका है, एक बार नहीं 10 बार। 10 साल का डेटा अगर उठाकर देखेंगे ना तो उसमें पाएंगे आपको कि ये 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है एप्सिलॉन नॉट। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। इस क्वेश्चन को छोटा मत देखिए, क्वेश्चन को छोटा मत देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है तो एफएम इनवर्स या यूं कहे तो एफएम के पावर -1, एफएम के पावर -1। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? एफएम के पावर -1। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर किसकी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो है E बराबर F/Q। वो क्या होता है? E बराबर F/Q। क्वेश्चन क्या था? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q। दिमाग को होश में ले आकर और बैठो, हो सके तो लीड ले लो। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लीड ले आकर लगाकर तो कान में एकदम सब काम निपटा कर तब आराम से बैठकर देखो, नहीं तो दौड़ो इधर और वीडियो चलाओ इधर, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाली है। तो अगर ध्यान से वीडियो अगर कुछ करना चाहते हो, एग्जाम में अगर बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, सब काम निपटा कर, उसके बाद लीड लगाओ और कान में लगाकर चुपचाप बैठकर देखो। देखने के बाद पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे। नोट्स तो जरूर बनाना है। नोट्स का तो हम कह रहे हैं, शुरू से ही हम बताते चले आ रहे हैं कि नोट्स बनाना चाहिए और बनाना ही है। नोट्स बनाकर उसको याद करके ही आप एग्जाम में जाइएगा, ऐसे नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है आवेश का पृष्ठ तनाव। दिमाग इधर उधर करके पढ़ाई मत कीजिए ना, चुपचाप आराम से बैठिए, आराम से बैठकर तब क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, इधर उधर दिमाग मत रखिए। आवेश का पृष्ठ तनाव होता है तो आवेश का पृष्ठ तनाव होता है सिग्मा बराबर Q/A। आवेश का पृष्ठ तनाव क्या होता है? सिग्मा। केमिस्ट्री में बताए थे सिग्मा बराबर Q/A। ये होता है सिग्मा, ये सिग्मा बराबर Q/A। क्या था क्वेश्चन? आवेश का पृष्ठ तनाव होता है सिग्मा बराबर Q/A। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र। कौन सा? स्थिर विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी। इसका आंसर क्या होगा? स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 1 कूलम आवेश
आवेश बराबर ESU पूछ रहा है। 1 कूलम आवेश का मान शायद पूछ रहा है। 1 कूलम आवेश बराबर ESU, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 9। क्या होगा इसका आंसर? 3 गुने 10 के पावर 9। क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 9। क्या था क्वेश्चन? 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुने 10 के पावर 9। 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुने 10 के पावर 9। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको अभी वीडियो देखते समय ही इसको दिमाग में फिट कर लो। कोशिश करो, कोशिश यही करो कि जब वीडियो देख रहे हो तभी ये आपको याद हो जाए, नहीं तो छोड़ देना बाद के सहारे कि हम बाद में याद करेंगे, बस बाद में याद होते रह जाएगा। और जाइएगा इस एग्जाम में तो बैठकर लिखिएगा क्या लिख रहे हैं। तो वो सब एग्जाम में किसी से चीट करने की आदत छोड़ो और खुद से याद करो, खुद से याद करके जाओ ताकि अच्छे से तुम लिख कर आओ। बाहर निकलो इधर इतना बड़ा मुंह करके, देखने में बहुत बकवास लगे। अच्छा मुंह बनाकर निकलो। अच्छा मुंह बनाकर निकलने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो वह दशा होगा ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलम आवेश बराबर ESU। 1 कूलम आवेश बराबर ESU, इसका मान क्या था? 3 गुने 10 के पावर 9। 3 गुने 10 के पावर 9। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलम गुने मीटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सब क्वेश्चन निश्चित रहता है कि बिहार बोर्ड को सेट करना ही है, आना ही है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन निश्चित है। क्या है क्वेश्चन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका मात्रक पूछ रहा है? SI मात्रक पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो इसका आंसर है कूलम गुने मीटर। कूलम गुने मीटर। अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो अंग्रेजी में लिख देगा जो C गुने M, ऐसे करके लिख देगा। तो इससे आप चरभरा नहीं जाइएगा जो हम पढ़ के तो आए हैं कूलम गुने मीटर और यहाँ C गुने M लिख दिया है। अरे C से कूलम और M से मीटर, इतना नहीं समझोगे? 12th में आ गए, अब इतना नहीं समझोगे तो क्या होगा? हैं? तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम दिमाग शांत करके एग्जाम हॉल में लिखो एकदम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्या है इसका आंसर? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो एक बार, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पहले समझो। चलो देखो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आवेशित गोलीय चालक क्या है? आवेशित। कैसा है? आवेशित है। गोलीय चालक क्या है? आवेशित है गोलीय चालक। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर क्या है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा इसका आंसर? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 9 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए, यदि गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का कितना होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा इसका आंसर? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भले ही क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कहते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बड़ा नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ में आएगा तो ना तो आपको आंसर अच्छे तरीके से याद होगा और ना ही क्वेश्चन, और आप एग्जाम में गलती करना निश्चित है। कर ही आएंगे गलती अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो लगता है कि एक ही तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी थोड़ा थोड़ा
इसमें बच्चे गड़बड़ा कर डाउट में ये होगा, उसमें तो 4 ऑप्शन मिलता है ना, तो 4 ऑप्शन में गड़बड़ा कर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। हाँ कभी कभार हो जाता है सही, लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं ना होगा ऐसा। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझकर उसके बाद उसके आंसर को देखो। क्वेश्चन वो जिंदगी भर भूलने लायक नहीं रहेगा, वो कभी तुम बता भी सकते हो किसी और को कि हाँ ये ऐसा होता है। अब खुद समझ में नहीं करोगे तो क्या होगा। क्वेश्चन को समझो, याद करो, उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाकर उसको अच्छे तरीके से याद करो, फिर एग्जाम में जाओ। एग्जाम का गर्दा उड़ा कर रख दोगे। एग्जाम में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है अगर पढ़े हो तो, घर पर साल भर पूरा ईमानदारी से मेहनत किए हो तो। और नहीं तो अगर मेहनत नहीं किए हो ना तो एग्जाम तो मतलब क्या बताएं, लगता है बॉर्डर पर है, उस तरीका से लगता है एकदम। जो अभी युद्ध शुरू हो चुका है वो सब पाकिस्तान से, और मतलब बॉर्डर लगता है वो। चलो प्रश्न देखते हैं हम, क्या था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था क्वेश्चन, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए ना हम बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं ताकि आप नोट्स बनाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निर्वात पर परावैद्युतांक। निर्वात पर परावैद्युतांक, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 एफ प्रति एम। क्या था, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 एफ प्रति एम। ये क्वेश्चन इस बार आया था, ये क्वेश्चन अभी पिछले ईयर का है, ये क्वेश्चन पिछला ईयर ही आया था। अभी हल्के में मतलब इसको, ये देखने में छोटा है लेकिन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये भी हो सकता है ये इस साल भी आए, इसलिए इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो ध्यान से देख लो किसका मान पूछ रहा है। पहली बात तो निर्वात में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, निर्वात में। एक ठो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा हवा में, तो नहीं, ये पूछ रहा है निर्वात पर। निर्वात पर परावैद्युतांक होता है, निर्वात का मतलब जहां वायु ना हो उसको निर्वात बोला जाता है, एकदम बिल्कुल हवा ना हो। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। तो इसका आंसर होगा 8 इसका आंसर क्या होगा 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 एफ प्रति एम। अब देखो ऑप्शन, अब इसमें ये क्वेश्चन याद करके जाएंगे बच्चे, लेकिन गलत किस संभावना पर करेंगे वो सिस्टम देख लो। 4 गो ऑप्शन देगा और क्या करेगा, ये 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 एफ प्रति एम है ना, तो क्या करेगा, कोनो ऑप्शन में माइनस से गायब कर देगा, कोनो ऑप्शन में माइनस से गायब कर देगा। और बच्चा वो सब ध्यान से जो ऑप्शन नहीं देखेगा वो क्या करेगा, उसी को गोला करके चला आएगा, तो उसका हो गया ना गलती। लेकिन जो ध्यान से पढ़ा रहता है जो हाँ जी 8.85 गुने 10 के पावर, इसका जो पावर रहता है वो माइनस में होता है। 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 एफ प्रति एम। दूसरा स्टेप ये क्या करेगा, जो यहाँ एफ प्रति एम को हटाकर एन प्रति एम कर देगा, कुछ भी कर देगा, मतलब यहाँ कुछ भी लगा सकता है। जो एफ प्रति एम जिसको याद नहीं होगा तो वो तो रुक जाएगा ना, उसको चारों ऑप्शन में डाउट होने लगेगा कि इसमें कौन आंसर है। हालांकि ये याद है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12, बस अब इसमें लटक जाएगा जो अब इसमें क्या होगा। तो ऐसा नहीं, ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़कर जाओ सारे इत्मीनान से। अब क्या और भी लपेटने का होगा तो क्या करेगा, ई डेसिमलवा यहाँ से हटाकर ई डेसिमलवा 8.85 चुपचाप यहाँ चिपका देगा, क्या करेगा 88.5 कर देगा। और बच्चों को दिखेगा नहीं, वो ध्यान से देखेंगे नहीं तो उनका गलती होना लाजमी है, वो पक्का गलती कर आएंगे। जो लड़का ध्यान से पढ़ा रहता है, अच्छा से पढ़ा रहता है, क्वेश्चन को समझ कर याद किया रहता है, वो उसको कितना भी लपेटेगा एग्जाम, कितना भी बिहार बोर्ड लपेटेगा, वो लपटाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके गया है। स्मार्ट तरीका से पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क। वो दुनिया नहीं रह गया जो थोथ जैसा बैठकर पढ़ते रहो, स्मार्ट वर्क करो तो वो सब इसको
नहीं देखेगा जो पढ़ रहेगा वो तो डायरेक्ट वो खोजेगा जो कहाँ है 8.85 गुने 10 के पावर -12 आ एफ प्रति एम, वो देखेगा जो माइनस में है कि नहीं, तब जाकर सही तरीका से गोला भरकर जमा कराएगा, तब उसका अच्छा रिजल्ट बनेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। हाँ, तो परावैद्युतांक ये क्वेश्चन भी आई है, ये इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है विभव, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है, क्वेश्चन कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है dv बटे dx, किसके, dv बटे dx, किसके बराबर होता है, dv बटे dx। क्या विभव प्रवणता, क्वेश्चन समझना, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, dv बटे dx, किसके बराबर होता है, dv बटे dx, किसके बराबर होता है, dv बटे dx। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर होते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, विभव प्रवणता था ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन है विद्युत विभव। ये दोनों क्वेश्चन में एक का आना तो निश्चित है, पक्का आएगा एक तो क्वेश्चन, तो ध्यान से दोनों को ध्यान से याद करके जाइएगा। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, विभव प्रवणता पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव, क्या पूछ रहा है, विद्युत विभव। उसमें विभव प्रवणता बराबर होता है, इसमें पूछ रहा है विद्युत विभव बराबर होता है। देखो क्वेश्चन सेम ही है कि नहीं, खाली विद्युत विभव और विद्युत प्रवणता का डिफरेंस है। जिनको अच्छे से याद नहीं होगा वो विद्युत विभव को विद्युत प्रवणता समझेंगे और विद्युत प्रवणता को विद्युत विभव समझ लेंगे। इस डाउट में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। एक एक नंबर का अहमियत समझ में आता है इसमें, एक एक नंबर का, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को गलती ना करके आए। चलिए बता आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है W बटे Q, विद्युत विभव बराबर होता है W बटे Q। क्या होगा इसका आंसर, W बटे Q। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर, एक इलेक्ट्रॉन को, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है या घटता है, तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर, बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर, बढ़ता है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर है बढ़ती है। बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। कुछ दिन तो बच गया है एग्जाम में, चुपचाप आंख मूंद कर ना ही खेलने कहीं जाओ और ना ही कहीं भी, चुपचाप अपने आप को केवाड़ी में बंद करो, एक ठो रूम ले लो और बैठो, पढ़ो, अच्छे तरीका से पढ़ो, समझ गए। नहीं तो अभी अगर खेलते रह जाओगे ना तो जिंदगी आपके साथ खेलने लगेगी, जिंदगी आपके साथ खेलने लगेगी, उसके बाद फिर रोते रहना। चलो देखते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न वैद्युत द्विध्रुव। क्या है 14 नंबर प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव। प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, किसकी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो इसका आंसर होगा शून्य। क्या होगा इसका आंसर, शून्य, एकदम जीरो। क्या होगा इसका आंसर, शून्य। क्या होगा इसका आंसर, शून्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। क्वेश्चन सुनिएगा, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका, कौन सी पट्टिका, संग्राहक पट्टिका, किस पर, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका आवेशों का योग, संघनक पट्टिका के आवेशों का योग है, तो इसका भी आंसर शून्य होगा। क्या होगा इसका आंसर, शून्य, शून्य, जीरो, एकदम सा
0। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्या है क्वेश्चन, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी, उसका समतुल्य धारिता होगी। इसका आंसर है 2C। क्या होगा इसका आंसर? 2C। चलिए फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी, तो इसका आंसर होगा 2C। क्या होगा? 2C। 17 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या होता है विद्युत धारिता का मात्रक? फैराड। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। 2 से 3 क्वेश्चन एसआई मात्रक से पूछना तय है, इसलिए एसआई मात्रक को रट कर जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन और इसमें हम सेट कर दिए हैं, पूछना तो उसी में से है, पूछना एकदम निश्चित है। ये देख लो, विद्युत धारिता का मात्रक और कुछ ऊपर था, ये था विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ये सब क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, इसलिए इनको सेट किया गया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? फैराड। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? फैराड। क्या होगा? फैराड। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, तीन ठो संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता C है। आगे क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उनकी तुल्य धारिता है। श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में। ये सब्जेक्टिव जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास है, इसलिए इसको देख लो। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसमें डिफरेंस होता है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है। तो इसका आंसर है C/3। इसका आंसर क्या होगा? C/3। 19 नंबर प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न कह रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है? धातु का परावैद्युतांक होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है धातु का परावैद्युतांक? इन्फिनिटिव। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? इन्फिनिटिव। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं हम अपना। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी, तो इसका आंसर होगा 20 μF। इस क्वेश्चन को देखकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पूछेगा, पक्का पूछेगा। हेडिंग लगा कर रख लो, 3 ठो टिक लगा कर रख लो कि ये क्वेश्चन पूछेगा। चलो एक बार और समझा दे रहे हैं। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 μF। इसका आंसर याद रखना 20 μF। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में, क्वेश्चन लिखा है 21 नंबर, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो इसका आंसर है विभवांतर। कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर। इसका आंसर क्या है? विभवांतर। क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, 21 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? तो इसका आंसर होगा विभवांतर। क्या होगा इसका आंसर? विभवांतर। 22 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में
कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4। क्या होगा इसका आंसर? पीला रंग का मान होता है 4। ये भी क्वेश्चन VVI है। 22 नंबर प्रश्न, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, इसका आंसर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा। के से किलो, W से वाट, H से आवर, मतलब कि घंटा। तो किलोवाट घंटा को कभी कभी KWH भी लिख देता है KWH का मात्रक। तो KWH और चाहे किलोवाट घंटा दोनों सेम ही है, एग्जाम में गड़बड़ाना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, इस बार आना तय है। इस क्वेश्चन का पक्का 100% आएगा ये क्वेश्चन। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, ये इस बार भी क्वेश्चन आना इसका तय है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और अभी ही अपने दिमाग में रख लीजिए और याद कर लीजिए। दिमाग में अपने रख लीजिए इसको कि किलोवाट घंटा मात्रक है या KWH का मात्रक है। तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। सारे प्रश्न को नोट करते चलिएगा, नोट करके इसको याद करना है। कह रहे हैं ना, इसको 1 से 2 बार अगर नोट करके आप देख लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप एग्जाम देकर उधर से हंसते आएंगे, नहीं तो क्या उधर से मुंह बनाकर चलना ठीक नहीं लगेगा। एक तो खुद टेंशन में रहो और गार्जियन को भी, पेरेंट्स के लोग को भी, उन लोगों को भी टेंशन में डालो। तो इसलिए अभी रट लो, कुछ दिन तो पढ़ना है। कितना दिन तो एग्जाम में बच गया है, पढ़ लो मन लगाकर, क्या जाता है उसमें। जाकर इधर उधर घूमने से तो बेटर है ना, कुछ देर पढ़ लो। चलो देखते हैं 25 नंबर प्रश्न अपना देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? 96,500। किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम। किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम। तो देख लेना 96,500 कूलम के पास C लगा है या डायरेक्ट कूलम लिख देता है, ई नहीं कि लगा दिया 96,500 N। तो बस लगा कर चले आइएगा जो N से न्यूटन, ई कूलम है, ये कुछ और हो जाएगा। फिर क्या करेगा? 96,500 F लिख देगा। अब इसमें भी लपेटा जाइएगा तो नहीं, तो इसमें मत लपटाओ। चुपचाप 96,000 के साथ जब 96,500 याद कर लेते हो तो उसके साथ एक छोटा सा कूलम भी याद कर लो। सी हाँ, कौन सा लेटर है? तो C है। कौन सा लेटर है? C। 96,500 कूलम। एग्जाम में डाउट नहीं होगा, और डाउट जब नहीं होगा आप आसानी से आंसर करके आओगे। ऑप्शन, अभी 4 गो ऑप्शन देखकर उधर घूम जाता है दिमाग, जो ले तेरी याद तो किए थे जो 96,500, लेकिन 96,000 के बाद नहीं देखे थे कि कूलम होगा कि न्यूटन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। इसका आंसर 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। बोल लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है विद्युत वाहक बल। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल की विमा है mL² T के पावर -3 A के पावर -2। विमा से प्रश्न आना निश्चित है, इसलिए बीमा वाले जितने भी प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं उसको बारीकी से और ध्यान से अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि बीमा वाला प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो याद रहते हुए भी, अच्छे तरीका से याद रहते हुए भी गलती हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोगों को तो गलती करना है नहीं, तो इसलिए अच्छे तरीका से इसको देख कर जाइए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि विद्युत वाहक
बल की विमा, किसका पूछ रहा है? विद्युत वाहक की विमा, किसका? विद्युत वाहक। तो इसका बीमा है, क्या है इसका बीमा? इसकी बीमा है ml² t के पावर -3 a के पावर -2 माइनस, ध्यान में रखना इसके पावर में क्या है, इसके आगे माइनस है या प्लस है। तो बीमा से एकदम निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं, पक्का डेफिनेटली है। जितना क्वेश्चन सेट किया गया है उसी में से आएगा। तो बीमा एकदम ध्यान से कह रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, तो मतलब देख ही लीजिएगा, और नहीं तो क्वेश्चन क्या बोले आपको, इतना समझा रहे हैं। क्या था क्वेश्चन? विद्युत वाहक की बीमा ml², क्या है? ml², किसकी? विद्युत वाहक ml² t के माथा पर -3, उसके बाद a के पावर -2। यह किस चीज का बीमा था? विद्युत वाहक का। किस चीज का बीमा था? विद्युत वाहक का। ध्यान से रखिएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, निश्चित है। दो ठो क्वेश्चन बीमा से ही पूछेगा, 2 ठो क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युतीय विभव। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युतीय विभव का बीमा। देखो बीमा से क्वेश्चन सेट किए हैं, क्योंकि बीमा से निश्चित है और सबसे ज्यादा बार रिपीटेड करने वाला ये सब क्वेश्चन है। विद्युतीय विभव का बीमा है, विद्युतीय विभव का बीमा है ml² t के पावर -3 a इनवर्स। थोड़ा सा तो देखना है इसमें डिफरेंस। ये क्या था? विद्युत वाहक बल का, ये विद्युतीय विभव, इसका डिफरेंस मात्र इतना सा है, सब सेम जा रहा है ml² t के पावर -3, बस खाली a इनवर्स कर दिया है, a के पावर -1 कर दिया है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? बस यही लास्ट वाला, अगर अंक नहीं बदलता तो हो गया काम, तो हो ही जाएगा काम। अगर अच्छे से याद नहीं किए तो गलती मारकर आओगे ही, पक्का आओगे। तुमको भले ही लगेगा कि हम सही मार कर आए हैं, घर पर भी आने पर लगता है कि सही मार कर आए हैं। रिजल्ट तो अब ही 1 महीना 1.5 महीना बाद, खेल खेल के एकदम जियान हो जा, तले रिजल्ट आई तले लो फेल। बबुआ गईले तो बबुआ का टिकट कर जाई बाहर के, चल गुजरात में धूरा फाके। तो धूरा फाके के तोहनी नहीं खसो चाहत, तब पढ़ लो सो अच्छा से, बुझाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। लड़कों का ही सिर्फ बात नहीं है, लड़कियों को भी समझना चाहिए। आज लड़कियां कहां कहां तक पहुंच गई है। खाली जिंदगी भर चूल्हे चौका, कुछ कर लस ना अच्छा रे, कर लस, रोटी थाप के खिलेबू सो, चलो देखो सो का कहीं हम धोनी के। 28 नंबर प्रश्न कहता विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। दुख माने वाला बात नहीं है, गर्ल्स तुम लोगों को समझना चाहिए कि ये कौन सी जिंदगी बताओ। सुबह में उठकर खाना बनाओ, शाम को उठकर खाना बनाओ, खाना बनाने में पूरा जिंदगी साला खत्म। ये कोई जिंदगी है? सुबह उठ करके इसी में मतलब 4 दीवारी के अंदर कैद। अरे लड़कियां तो सबसे ज्यादा IAS IPS और इस समय पर लड़कियां बन रही है, क्या बताएं। सबसे ज्यादा IAS IPS लड़कियां बन रही है। डॉक्टर बनूं, कितना अच्छा जॉब है। काहे के लिए चूल्हा चौका का फिर पड़ी? ऐसा नहीं कर रहे जो वो सब नहीं आना चाहिए, इस सब भी गुण आपके अंदर होना चाहिए, बशर्ते ये एजुकेशन पावर जो आपको इज्जत दिलाएगा ना, वो कोई दुनिया का कुछ नहीं दिला पाएगा। तो इसलिए आप लोग भी उपला गोबर पाथे के चक्कर में मत रहो, ठीक बनू, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न हमारा 28 नंबर प्रश्न कर रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक है, इसका आंसर है ओम मीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है ओम मीटर। ये ओम का सिंबल है, इसको कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है ओम मीटर। तो इससे आप मत घबराइएगा, ओम मीटर, इसको ध्यान से देख लीजिए। हाँ ये ओम का सिंबल है, हम जानते हैं इतना बहुत बड़का गधा बारन सो
12th में जना के कुछ ना आएला। हमरो कुछ चेला बाना से जन ऑफलाइन बैच में साला गोबर हुआ सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो ये ओम का सिंबल है। किसका सिंबल है? ओम का सिंबल है। तो किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक है तो वो है ओम। ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। तो ओम को ध्यान से देख लीजिएगा। 30 नंबर लइकवा सन तो फ्री फायर में बर्बाद बारन सो। ओकनी के का कहल जाओ? वो तो हटाइए दो ओकनी के। तो कुछ दिन फ्री फायर खेलल बंद करो सो बाबू, आ ध्यान से पढ़ो सो। फ्री फायर होके पबजी होके आ ना तो तैयार रहिए सो। चल 30 नंबर प्रश्न कहता सेल का बल, सेल का विद्युत वाहक बल का कहता। सॉरी 29 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। हमेशा कुछ क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड को निश्चित है कि वो क्वेश्चन सेट करना ही है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये कई बार हम देखे हैं, पूछ चुका है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो इसका आंसर है तांबा। क्या है इसका आंसर? तांबा। क्या है इसका आंसर? तांबा। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत हीटर किसमें? विद्युत हीटर किसमें? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा। कौन सा है? तांबा। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। समझ गए? तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, लपेटा मत जाइएगा बाबू। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है किससे? सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जा सकता है? तो इसका आंसर है विभव मापी द्वारा। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। किससे मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। किससे मापा जाता है? विभव मापी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, 31 नंबर प्रश्न कर रहा है व्हीटस्टोन। कौन सा? इसका क्या कर रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जा सकता है तो क्या मापा जा सकता है? उच्च प्रतिरोध कोमा निम्न प्रतिरोध। इसके इस तरह से आंसर लिखने का मतलब है जो अगर या तो उच्च प्रतिरोध दे देगा तो ये निम्न प्रतिरोध नहीं देगा, और निम्न प्रतिरोध दे देगा तो उच्च प्रतिरोध नहीं देगा। तो अगर दोनों दे देगा तो उसके लिए एक और ऑप्शन देगा जिसमें ए और जो भी दो ऑप्शन को एक साइड से जोड़कर रखते हैं वो वाला दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जा सकता है उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज ये भी काफी पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के दृष्टि से भी और ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी। सब्जेक्टिव में आप देख लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को देख लीजिए, किरचॉफ लॉ को देख लीजिए। किरचॉफ लॉ तो मतलब 1 साल 20 देकर पूछ ही देता है सब्जेक्टिव में, तो इसलिए किरचॉफ लॉ भी इस बार आना है। तो सब्जेक्टिव में भी किरचॉफ लॉ 5 नंबर का तैयार रख लो, वो भी आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज हो या किरचॉफ लॉ हो, ये दोनों में से एक का पूछना इस बार तय है 5 नंबर का। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव का बात करें। सब्जेक्टिव बता दिए। 31 व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। व्हीटस्टोन से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध कोमा निम्न प्रतिरोध। अगला प्रश्न 32 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, तो इसका आंसर है टेस्ला। इसका आंसर है टेस्ला। क्या होगा इसका आंसर? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है टेस्ला। क्या है इसका आंसर? टेस्ला। बताए थे ना कि 3 नंबर का एसआई मात्रक पूछता है, 3 ठो एसआई मात्रक पूछेगा। वैसे तो दे देगा 5-5, 7-7 को क्वेश्चन एसआई मात्रक का। अगर जो एसआई मात्रक याद रखेगा उसका 5-6 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही सही कर लेगा। पक्का 5-7 तो क्वेश्चन देना ही देना है। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था। बताओ बिहार बोर्ड तुम लोगों को मतलब पास करा रहा है कि ये लो बाबू, ये ऑब्जेक्टिव लो, इसमें
मार कर आंसर पास कर जाओ। लेकिन बच्चे भी उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। बिहार बोर्ड पास कर रहा है, यही सब कर रहा है, ना 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 पास ना होके मम। ठीक बा, अब कितना आसान करो सब बताओ सो तोहनी। अब कितना आसान करो बिहार बोर्ड तोहनी खातिर। ऑब्जेक्टिव कह दिलस, हमनी के बेटा खाली सब्जेक्टिव रहे ससुरा, एक ही नंबर के लिखे के पड़े आंसर, बुझाए। तोहनी के तो चुपचाप गोला भर दसो अब बढ़ जासो आगे, तब नहीं के बुझात, तब मार दे तरह से करो सेहू में। चलो सो आओ सो 32 नंबर प्रश्न का कहता है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। एसआई इकाई होती है, तो इसका आंसर है टेस्ला। इसका आंसर है टेस्ला। क्या होती है इसका आंसर? टेस्ला। 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, समरूप वेग, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये आ गया VVI क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैट्रिक हो, इंटर हो या 12th हो, हर बार रिपीट करना निश्चित है इसका। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन समझने के लिए आपको बोलते हैं हमेशा, जो क्वेश्चन बड़ा हो उसको क्वेश्चन समझ कर याद किया जाए। कितना रटोगे? हर चीज रटकर अगर याद हो जाता तो ऐसे ही काम चल जाता, तो इसलिए समझो ये साइंस है। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का, लगने वाले किस प्रकार का बल? चुंबकीय बल का सूत्र है। तो क्या होगा? F बराबर QV साइन थीटा। F बराबर QV साइन थीटा इसका आंसर होगा। चलो 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेड। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेड। क्या होगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेड। क्या होगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेड। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहता है। किस में? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है, तो क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपरिवर्तित रहता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, लॉरेंज बल, कौन सा बल? लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र है। लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार। लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र है, ये क्वेश्चन आएगा। ये एक बार नहीं, ये 5-7 साल से रिपीट कर रहा है ये सब क्वेश्चन का आंसर। लॉरेंज बल का परिकलन का सूत्र है F सदिश बराबर Q इंटू E सदिश प्लस V सदिश गुने B सदिश। ये आएगा, इसको इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। F बराबर Q इंटू E सदिश प्लस V सदिश E सदिश, इसको ध्यान में रखकर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन निश्चित है पूछना इस बार।
कौन सा वह लॉरेंस बल का परिकलन करने का सूत्र है? तो ये रहा लॉरेंस बल के परिकलन करने का सूत्र। नोट कर लीजिएगा, नोट पेन और पेपर से ज्यादा दिमाग में नोट कर लीजिए। पेन और पेपर में हो सके तो तुम लोग किसी काम में लग जाओगे तो वो पड़ा रह जाएगा, अभी कभी दिमाग में नोट कर लोगे ना तो उस साला जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे तुम। चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर, कौन सा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटिव। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। किसका? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। 40 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। किसमें? प्रश्न समझिएगा फिर से, जे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। किसमें जोड़कर? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में जोड़कर। किसमें जोड़कर? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। कैसा? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगला प्रश्न 41 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, चुंबकीय प्रेरण की विमा है। बताए थे ना कि विमा से क्वेश्चन पूछना तय है, पक्का पूछेगा क्वेश्चन। 2 ठो तो प्रश्न निश्चित रहेगा। अब से तो क्वेश्चन अब तो डबल दे रहा है ना ऑब्जेक्टिव, तो 4 ठो तो पक्का प्रश्न डालेगा इसमें। 4 गो प्रश्न विमा से। अगर विमा अच्छे तरीके से याद होगा तो आप कर लीजिएगा। बीमा इसको निकालना सिखाया जाता है इसको। अब तुम लोग सीखे हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कहां पढ़े हो, ये तो तुम ही लोग न जानते हो। चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, चुंबकीय प्रेरण की बीमा है ml0 T⁻⁻2 T इनवर्स। तो ध्यान से, इन सब में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि गलत हो, सही क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन भारी पड़ेगा आप अगर गलत कर रहे हैं तो क्वेश्चन। एग्जाम में तो क्वेश्चन, पहली बात, एग्जाम में तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए। एकदम छोड़ो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक ठोप एकदम मतलब दिमाग में सेट कर लो जो हम एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। क्या था इसका? चुंबकीय प्रेरण की विमा है। चुंबकीय प्रेरण की विमा है ml0 T⁻⁻2 T इनवर्स। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है स्थिर। किस प्रकार की? स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है स्थिर। किस प्रकार की है? स्थिर है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? स्थिर है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। 42 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी है? तो स्थिर है। कैसी है? तो स्थिर है। इसको नोट करके जरूर याद करो। तो चलिए अब हम अपना 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 43 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका आंसर होगा n भाइरेजेस BH। n समानुपाती BH। क्या होगा? n स्क्वायर समानुपाती BH। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 44 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, नमन कोण। कौन सा कोण? नमन कोण। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। इसका आंसर क्या होगा? घटता है। क्या होगा इसका आंसर? घटता है। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है नमन कोण का मान, किसका? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो इसका आंसर क्या होगा? घटता है। क्या होगा इसका आंसर? घटता है। अगला प्रश्न 45 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, प्लॉन्क स्थिरांक। प्लॉन्क स्थिरांक की विमा है। प्लॉन्क स्थिरांक की
बीमा है, बीमा से क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन सेट किया गया है बीमा से, बीमा का क्वेश्चन फंसना निश्चित है। तो क्या था क्वेश्चन, प्लॉक स्थिरांक की बीमा है तो ml² t इनवर्स, क्या है इसका आंसर, ml² t इनवर्स। बाबू परीक्षा के पहले दही खा के जोइला से ना, परीक्षा के पहले अगर तू पढ़ रहे तबे जाके अच्छा से एग्जाम जाई, आ ना तो दही आ चीनी मीठा खा के गईला से एग्जाम अच्छा से ना लिखाला, पेपर अच्छा ना जाई कितनो दही खिया दो, बुझाएल। क्या कहता 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, कौन सा, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, क्या होता है दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, तो इसका आंसर है घटता है। क्या होता है इसका आंसर, घटता है। क्या करता है, घटता है। बढ़ता है पर टिक लगा के आ जाइएगा, अगर क्वेश्चन समझकर अच्छा से नहीं याद कीजिएगा तो वही होइबे करेगा, निश्चित है। अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो वही होगा, बढ़ता है घटता है, 50 गो डाउट आएगा और डाउटे में जाकर क्वेश्चन गलत मार के आ जाइएगा, नत करो ऐसा है। तो उससे पहले क्वेश्चन समझ लो। चलो एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, क्या आवर्तकाल क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। नोट्स बनाते चलिए। 47 नंबर क्वेश्चन 47, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई होती है तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है, टेस्ला इकाई है तो चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की। टेस्ला किसकी इकाई है। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है तो इसका आंसर है 0 डिग्री। क्या है इसका आंसर, 0 डिग्री। क्या है इसका आंसर, 0 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा था, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर, 0 डिग्री। नमन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री। चलिए 49 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निकेल है, निकेल है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निकेल है तो निकेल क्या है, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, कौन सा है, तो ये क्या है, लोह चुंबकीय। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय। निकेल क्या है, लोह चुंबकीय। पढ़ना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, नहीं तो। चलिए प्रश्न देखते हैं 50 नंबर 50 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ। 50 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, म्यू है तो इसका आंसर होगा म्यू बड़ा है 1 से, म्यू बड़ा है 1 से। ये बड़ा का सिंबल है, ये बड़ा का सिंबल है। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, कौन सा कोण, नति, मतलब नति कोण, इस नति कोण, नमन कोण को ही नति कोण बोला जाता है। अब कहीं कहीं नमन कोण की जगह पर नति कोण लिख दे या नति कोण की जगह नमन कोण लिख दे तो आपको दोनों पता होना चाहिए, तभी ना। आप अगर दोनों चीज पता नहीं हो तो आपको क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन दूसरा है और ये जो क्वेश्चन दूसरा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। नति कोण, नमन कोण दोनों एक ही नाम है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगर दोनों पता होगा तो आपको एग्जाम में कोई डाउट ना होगा। क्या था क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, नति कोण या नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, नमन कोण होता है क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। क्या, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। याद रखिएगा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, काफी बार रिपीटेड है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का,
नति कोण का मान 90 डिग्री। चलिए 52 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न लिखा है चुंबकीय प्रेरण। आ गया ये एग्जाम वाला क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। ये एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछेगा एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड 12th। रट लो इसको, ये निकाला गया है क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक है टेस्ला। क्या है इसका एसआई मात्रक? टेस्ला। टेस्ला कंपनी की वजह से कार भी आती है, लेकिन आप लोगों को कार से क्या मतलब है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक, चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कह रहा है 53 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। ये सब क्वेश्चन VVI है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप हम बोले थे ना एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछना तय है। एसआई मात्रक से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इसका गारंटी देते हैं। अगर इस वीडियो का सारा जितना एसआई मात्रक है उसको आप ध्यान से देखकर जाएंगे तो एक भी एसआई मात्रक का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, और ना ही आपसे एसआई मात्रक का क्वेश्चन गलत होगा। तो अगर आप क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तरीका से इसका नोट्स बना लिए और याद करके ही एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताने से क्या होगा। पछताकर ही आप क्या करेंगे जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वैसे भी क्या था क्वेश्चन? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। 54 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है ध्रुव प्रबलता। क्या किसका मात्रक पूछ रहा है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है AM। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? AM। याद रखिएगा इसको। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक AM। 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कहा था 1/2 एप्सिलॉन 0। क्या था? 1/2 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के विमीय सूत्र का समतुल्य विमा की राशि है। तो इसका आंसर होगा B²/2 μ0। B²/2 μ0। इन सब प्रश्न को ध्यान में रखते चलिएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए ही निकाला गया है, ध्यान में। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाकर रोना पड़ जाए, उससे बेहतर है अभी तुम लोग इसको देखकर याद कर लो। और खास जो लड़के हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है अगर मैट्रिक का रिजल्ट खराब हो जाता है। तो बताओ तुम लोगों को 10 साल 10 इयर्स की पढ़ाई का मतलब जीवन में अपने क्या बताएं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी क्वेश्चन आएगा इस बार, फिक्स है, ये भी क्वेश्चन आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है क्वेश्चन, इसको समझ लो। डायनेमो क्या लिखा है? डायनेमो की क्रिया। किसकी क्रिया? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में डाल दिए हैं तो इसे घबराइएगा मत, ऑप्शन रहता है तो उसमें निम्नलिखित लिखा रहता है, तो वहां मिलेगा आप लोगों को, ऑप्शन मिलेगा, तो इसे डरिए मत। चलिए डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको अब ही दिमाग में फिट कर लीजिए, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। 57
57 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है लेंज के नियम पालन करता है। लेंज का नियम पालन करता है किसका? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। लेंज का नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है तो इसका मात्रक है हेनरी। मात्रक को छोड़ेंगे नहीं, मात्रक तो सारा का सारा आप लोगों को सही करके आना है। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगला प्रश्न अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। क्या है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक? हेनरी। क्या है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक? 59 नंबर प्रश्न कह रहा है स्व प्रेरकत्व का ए सही मात्रक है। स्व प्रेरकत्व का भी मात्रक क्या होता है? हेनरी ही होता है। क्या होता है? हेनरी ही होता है। चलिए ये रहा आपके लिए VVI प्रश्न जो इस बार भी एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो प्रश्न है ये बार बार रिपीट करता रहता है हमेशा। प्रश्न कह रहा है L से R परिपथ, इसको साइंस की भाषा में से पढ़ते हैं। L से R परिपथ की प्रतिबाधा, L से R परिपथ की प्रतिबाधा इम्बिटेक्स होती है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या था क्वेश्चन? ये एकदम पूछेगा फरवरी में, तो आप लोग इसको अभी ही दिमाग में फिट कर लीजिए कि L से R परिपथ की प्रतिबाधा इम्बिडेक्स होती है क्या? √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या होता है? √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 61 नंबर प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है तो प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम। ओम का सिंबल भी बनाकर दिखाए थे। प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होगा? ओम। तो ओम ना लिखकर यही दे दे, ऐसा सिंबल आपको बनाकर दे दे तो मत इधर उधर फंस जाइएगा जी क्या होगा। ये रहा ओम, यही है ओम। तो प्रतिघात का ऐसे मात्रक ये ऐसे लिख दे ओम या ऐसा सिंबल बना दे। दोनों में से जो रहे आपको तो अब दोनों पता है, दोनों में से जो रहे उसको अच्छे से उसका आंसर करके आइएगा। चलिए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक है ओम। क्या है प्रतिघात का मात्रक? ओम। 62 नंबर प्रश्न 62 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन VVI है तो इसका आंसर होगा डायनेमो। क्या होगा इसका आंसर? डायनेमो। क्या था क्वेश्चन? समझ लीजिए यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर डायनेमो। क्या कहलाता है? डायनेमो। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 πt से निरूपित करता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति है तो इसका आंसर है 50। क्या है? 50। अगला प्रश्न 64 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है VS बटे VP। क्या है? VS बटे VP। 65 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है दिष्ट धारा, कौन सा धारा? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इसका आंसर है 0। इसका आंसर है 0।